तो चले 4 के 64 की शुरुआत करते हैं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यह बड़ी खबर है। वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। तो मोदी कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा एजेंडा वन नेशन वन इलेक्शन, जिसे आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। और अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि शीतकालीन सत्र में इसे कानून का रूप दिया जा सकता है। बिल अब सरकार लेकर आएगी तो शीतकालीन सत्र में इसे पेश किया जाएगा, इसे सदन में पेश किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट के बाद इसे मंजूरी दी गई है। तो लगातार इसका जिक्र किया जा रहा था, क्योंकि मोदी सरकार का यह सबसे बड़ा एजेंडा था और इसका जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया था। कल ही उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन देश में आकर रहेगा। और इससे पहले भी अलग अलग मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका जिक्र कर चुके थे। 15 अगस्त को लाल किले से जो स्पीच प्रधानमंत्री ने दी थी, उसमें भी उन्होंने ये जिक्र किया था कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन आएगा। और इससे पहले वो कई बार इसका जिक्र भी कर चुके थे। तो मोदी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा था, सबसे बड़े एजेंडा में से शामिल किया गया था और अब इसे कानून का रूप दिया जाएगा। कवायद है कि शीतकालीन सत्र में इसे पेश किया जा सकता है। तो 2 सितंबर 2023 को वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी बनाई गई थी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने 4 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो इसको लेकर 18,626 पन्नों की रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई थी। 2 सितंबर 2023 को वन नेशन वन इलेक्शन पर यह कमेटी बनाई गई थी। तो इसके बाद अलग अलग राजनीतिक संगठनों से भी चर्चा की गई। इसी के साथ साथ चुनाव आयोग से भी विचार विमर्श किया गया, लीगल एडवाइस भी ली गई और तमाम सलाह लेने के बाद अब इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। और अब इस रिपोर्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, बस अब इसे कानून का रूप देना बाकी है। लेकिन सरकार के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं। इसे कानून का रूप दिया जाएगा, इसे सदन में अब बिल के तौर पर पेश किया जाएगा। 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण, वो न हो, इसीलिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड दैट कमिटी एक्सटेंसिवली कंसल्टेड अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेक होल्डर्स, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल पार्टीज, जजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स, लार्ज नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स। इन सब के एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट की थी। वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वेबसाइट आपके सामने रखा हुआ है और आप यहां से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना। तो वन नेशन वन इलेक्शन, इससे कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। और वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, ये एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। अभी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं, लेकिन जैसे ही इसे लागू किया जाएगा, इसके बाद विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ होंगे। 1952, 1957, 1962, 1967 में एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए थे। ये वो समय है जब एक साथ
चुनाव हुए थे वो हम आपको बता रहे हैं। 1952, 1957, 1962, 1967 में एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए थे और इसी तरह से अब आगे भी इन चुनावों को कराया जाएगा अगर ये कानून का रूप ले लेता है। विधानसभा के चुनाव 1968 और 1900 यहाँ पर राज्य में विधानसभा भंग हुई थी। 1970 में लोकसभा के भंग होने के बाद ये परंपरा हालांकि टूट गई थी। शीतकालीन सत्र में अब सरकार इस बिल को लाने की तैयारी कर रही है। लोकसभा राज्यसभा में बिल को पेश किया जाएगा। बिल पास होने के बाद अब फिर ये कानून में तब्दील हो जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए कई राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल भी घटेगा, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तो ऐसे में अब ये भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी कि एक साथ एक समय पर इसे कैसे फिक्स किया जाए। तो अब ये कवायद भी है कि कई राज्यों के विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा अगर इसे कानून का रूप दिया जाता है, अगर ये बिल सदन में पास होता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब तो पैनल के 5 सुझाव भी हम आपको बता देते हैं। सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा यानी कि 2029 तक बढ़ाया जाए और इसी के साथ ही किसी को अगर बहुमत नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। ये तमाम सुझाव हैं जो इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। उसके बाद दूसरे फेज के 100 दिन के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकायों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर और वोटर आईडी कार्ड तैयार किया जाएगा। कोविड पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति, सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश भी की है। तो ये तमाम बिंदु हैं जो इस रिपोर्ट में पेश किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार के सामने चुनौती है। तो इसलिए इस पैनल में 5 सुझाव भी इस कमेटी की तरफ से दिए गए हैं कि कैसे इस चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। तो चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मध्य प्रदेश से रंजन, तो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ अविनाश जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रंजन आपका रुख करूंगी। मोदी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में से सबसे बड़े एजेंडे के रूप में देखा जा रहा था। अभी 100 दिन मोदी सरकार के पूरे हुए और आज कैबिनेट में से मंजूरी मिल चुकी है। जी बिल्कुल प्रीता, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन का जो एजेंडा था वो बीजेपी का 2014 से ही था, जब भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने घोषणा पत्र में रखा था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर सरकार बनती है तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो लागू किया जाएगा। और उसी के तहत जो है सितंबर 2023 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को ये अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई थी और इस टीम को जिम्मेदारी दी गई थी कि जो है वन नेशन वन इलेक्शन पर जो है तमाम सारे रिपोर्ट तैयार किए जाएँ। 7 देशों से जो है ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। जो 7 देशों में अलग अलग देशों में जो चुनाव होते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, तो उसको लेकर के 8000 पन्नों से अधिक की जो है रिपोर्ट जो है वो रामनाथ कोविंद ने वर्तमान राष्ट्रपति को सौंपा है, जिसके बाद से ये रिपोर्ट अब तैयार करेगा कि आने वाले समय में जो है भारत में भी वन नेशन वन इलेक्शन के तहत जो है चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। और इसको लेकर के आज कैबिनेट बैठक भी बुलाई गई थी। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है, लेकिन अभी बहुत सारी प्रक्रिया उसे गुजरना पड़ेगा। उसके बाद से जो है वन नेशन वन इलेक्शन का जो सपना है वो भारत में साकार हो पाएगा। लेकिन सबसे पहले बात करें तो भारत में इससे पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन हुआ करते थे। 1952 से लेकर के 1967 तक जो है वन नेशन वन इलेक्शन हुआ करता था, लेकिन एक विधानसभा भंग करने के कारण जो है ये परंपरा रंजन, जितना बड़ा ये सपना है वन नेशन वन इलेक्शन, और इस सपने को साकार करने के लिए सरकार को उतनी ही बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
निश्चित तौर पर देखिए, तो क्योंकि देश में कई सारे राज्य हैं और अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग तारीखों में चुनाव होते हैं। अगर हम बात करें तो हाल ही में अभी कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और साथ ही साथ संपन्न भी हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या जो अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, क्या उनके कार्यकाल से पहले उनको जो है भंग कर दिया जाएगा? लेकिन इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि जितने भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं उनको 2029 तक जो है बढ़ाया जाएगा, चाहे उनके चुनाव 2022 में हुए हों या जो 2024 में हुए हैं। तो तमाम सारे जो विधानसभा के चुनाव हैं उनको जो है 2029 तक बढ़ाया जाएगा। उसके बाद से लोकसभा के चुनाव हम जान रहे हैं कि 2029 में होने वाले हैं, तो 29 में ही जो है सभी विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे और साथ ही साथ जो लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे। अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो लोकसभा में पास हो जाता है, उसके बाद राज्यसभा जाएगा, उसमें पास हो जाता है, तो इसके लिए फिलहाल जो है अभी 32 पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। 15 पार्टियों ने जो है इसको समर्थन दिया है इसका, और 15 पार्टियों ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि शीतकालीन सत्र में जो है केंद्र सरकार ये प्रस्ताव रखेगी, उसके बाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अगर प्रस्ताव पर मंजूरी मिल जाती है तो वन नेशन वन इलेक्शन का जो सपना है वो साकार दिखता हो जाएगा। बिल्कुल रंजन, बने रहिएगा आप हमारे साथ। अविनाश, मैं आपकी तरफ आऊंगे। जिस तरीके से इस को मंजूरी आज दी गई है, हालांकि अब इसे सदन में पेश किया जाएगा, कानून का रूप देने की अब कोशिश में सरकार है, लेकिन इसी के साथ चुनौतियां भी कई बड़ी हुई हैं। हालांकि जो विपक्षी दल है उनसे भी एडवाइस ली गई थी, विपक्षी नेताओं को इस कमेटी में शामिल किया गया था, लेकिन विपक्ष इतनी आसानी से इस फैसले में सरकार का साथ नहीं देने वाला। बिल्कुल, देखिए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तमाम चर्चाएं होती रही हैं। प्रधानमंत्री ने भी ये अपने मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी ने ये वादा किया था कि सत्ता परिवर्तन के बाद जो है सत्ता में वापस काबिज होने के बाद वन नेशन वन इलेक्शन किया जाएगा और पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। लेकिन अभी जो कैबिनेट से जो इसकी मंजूरी मिली है ये केवल एक पहला चरण है, लेकिन आने वाले समय में जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर वन नेशन वन इलेक्शन कैसे संभव होगा ये सरकार के पास एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन होंगे तो जिन राज्यों के चुनाव 2022 में हुए हैं, 2023 में हुए हैं, उनके कार्यकाल पूर्ण होने के बाद आगे वो किस तरह से सरकार चलाएंगे, सरकार का कार्यकाल बढ़ेगा तो उसमें क्या नियम शर्तें रहेंगी, ये तमाम सवाल जो हैं अभी भी बने हुए हैं। और अब देखना होगा कि आने वाले जो समय में वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात हुई है, जो शीतकालीन सत्र में जब इसका विधेयक पेश किया जाएगा, संविधान में बदलाव किया जाएगा, तो क्या कुछ बदलाव होते हैं और जो सुझाव में जो नियम उसमें डाले गए हैं, सुझाव पत्र में जो कमेटी के द्वारा जो नियम आए हैं, उस सुझाव आए हैं, उसके हिसाब से ये कितना मेल बैठता है जनता, सरकार और विपक्ष के बीच, ये भी देखना होगा, क्योंकि एक बड़ा चैलेंजिंग रहेगा। और आम जनता के लिए जब वो वोट डालने जाएंगे तो किस तरह से सरलता रहेगी उसमें, दोनों ही इलेक्शन के लिए एक साथ वोट डालना, इसके लिए क्या कुछ नियम बनाए जाएंगे, ये तमाम सवाल जनता के मन में भी है। लेकिन सबसे बड़ा बिल्कुल, यानी कि इसका जो सीधा असर है वो जनता पर होगा। हम लौटेंगे इस सवाल के साथ, आप बने रहिएगा। अविनाश हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी भी जुड़ चुके हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका BS टीवी पर। जी धन्यवाद। हितेश जी, आपका सबसे पहले रिएक्शन जानना चाहेंगे इस फैसले के बाद। देखिए, ये बहुत जरूरी फैसला था जिस पर कई दिनों से चर्चा हो रही थी और भारतीय जनता पार्टी का ये प्रॉमिस था कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हम दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है और इलेक्शंस को लेकर हमारा एक व्यापक अनुभव हो गया है। अब उस अनुभव के आधार पर चुनाव सुधारों की एक जो श्रृंखला तय हुई थी उसमें बहुत बड़ा कदम है एक देश एक चुनाव का, जिससे कि हम खर्च भी, हम लोग तो चुनाव प्रबंधन से बड़े समय से जुड़े रहे हैं। बार बार चुनाव होने से जो खर्च होता है, आप मान के चलिए यदि लोकसभा विधानसभा एक बार होते हैं तो हमारा आधा खर्च हो जाएगा, जो कई करोड़ों रुपए में आता है। तो स्वाभाविक है कि ये देश के लिए, लोगों के लिए समय बचेगा, ऊर्जा बचेगी, पैसा बचेगा, इससे नकारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल। आज मध्य प्रदेश को ही आप देखें यदि, तो हमारे सामने 4 ऐसे साल हैं जब अब कोई चुनाव नहीं है। तो आप सोचिए यदि वो जो 6-8 महीने का अंतर भी खत्म हो जाता है और एक साथ हो जाते हैं विधानसभा लोकसभा चुनाव, तो हमारे लिए 4.5 साल हमको पूरे मिलते हैं जब हम एक तरफ होके अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं और बहुत सारी चीजों की बचत होगी। तो एक अच्छा कदम है, इस पे सभी लोगों से चर्चा के उपरांत आगे बढ़ने का जो निर्णय हुआ है, मुझे लगता है स्वागत योग्य है। बिल्कुल हितेश जी, लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर विपक्षी दलों को कैसे साधा जाएगा, क्योंकि विरोध के स्वर भी अब इसमें हमें सुनाई देंगे।
देखिए, कुछ लोगों का तो काम ही मोदी विरोध है, और मोदी विरोध करते करते कब वो देश के विरोधी हो जाते हैं, वो नहीं एहसास है। तो जो लोग भी सकारात्मक चीजों का विरोध करते हैं, जनता उनको वैसे किनारे बिठाते जाती है। उनकी बहुत चिंता नहीं करना चाहिए। हमारा तो मेन एफर्ट रहेगा, हम इस बात पर ध्यान दें कि जिस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हितेश जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सत्य प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे, कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड रहेगा? देखिए प्रीता जी, एक चीज बोलूंगा, ये जब देश में चुनाव होते हैं तो हमेशा सुनने मिलता है। जैसे इधर उधर की बातें करने के लिए, जम्मू में अब चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, इनको अपनी हार निश्चित दिख रही है। अरे भाई साहब, आपकी केंद्र में सरकार है, अगर आपको वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना ही था तो चुनाव क्यों करवा रहे हैं आप? पहला सवाल तो वही खड़ा होता है। आप घोषणा कर देते कि मैं हम एक साथ चुनाव कराएंगे, और अभी कराएंगे। अभी 3 महीने हुए लोकसभा चुनाव के, आपने तब लोकसभा चुनाव ही क्यों कर दिए? छत्तीसगढ़ हो, MP हो, सब जगह हो। तो ये जब चुनाव है तो एक नया शगुफा छोड़ते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का। अभी मैं हितेश जी को सुन रहा था कि कई लोग विरोध करने हैं। देखिए, इनके सहयोगी दल है JDS, उनका क्या रुख अभी तक स्पष्ट नहीं है। इनकी सहयोगी दल है तेलुगु देशम पार्टी, उनका क्या रुख स्पष्ट नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, सरकार इनकी 11 साल से है, और आपको ये मालूम है अगर ये लेके आना पड़ेगा तो आपको जनप्रतिनिधि सदन के कार्यकाल संबंधी अनुच्छेद जो 83(2), 83(3), 83(4) हो, चाहे विधानसभाओं के कार्यकाल संबंधी अनुच्छेद 172(3), 172(4), 172(5) और 327, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। आपकी सरकार 11 साल लगभग हो रहे हैं, अब कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ शगुफा छोड़ने की कोशिश करते हैं जब चुनाव आता है। जम्मू में इनकी हार देख लिया, 28 सीटों पर उनके कैंडिडेट तक नहीं है। तो ये दिखता है ना कि सिर्फ एक शगुफा छोड़ रहे हैं। आपके खुद के अंदर इतनी भरोसा नहीं है कि हमने कुछ काम किया हो, कि हम कुछ कदम उठा पाए, अगर राजनीति की तरह हम बात करें तो आपको क्या लगता है, देश के लिए ये जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे जनता का ही समय बचेगा, देश का पैसा बचेगा? नहीं नेता जी, देखिए 1960 के आसपास ये चलता था, वन नेशन इलेक्शन लागू था, मगर उसको क्यों बदला गया? अब देखिए, तमाम हमारे जो देश है बहुत बड़ा एक देश है और लोकतांत्रिक देश है। अपने प्रदेशों की बात करें, मान लीजिए कहीं पे सरकार गिर जाती है किसी कारणवश भी, आपको मान ऐसा होता रहता है, तो क्या स्थिति रहेगी? अभी जैसे मैंने बोला, अभी चुनाव, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, MP ले लीजिए, अभी विधानसभा चुनाव हुए, अगर आप लागू करें इसका क्या होगा? तो आपका स्पष्टता कहीं नहीं है ना, सिर्फ एक शगुफा छोड़ रहे हैं। ठीक है, सत्य प्रकाश जी बने रहिएगा, प्रतिक्रिया ले लेते हैं हितेश जी, प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, पहली चीज तो कुछ भी टीवी पर आके उठपटांग बोलना, इसके कोई जवाब नहीं होते गैर तथ्यात्मक। मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज जो कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ है, जो को रामनाथ कोविंद जी की कमेटी ने अपना निर्णय रखा था, अपना प्रतिवेदन रखा है, उसमें 32 दल उसके समर्थन में हैं, और जिसमें ये सभी दल शामिल हैं जो हमारा समर्थन करते हैं। एक बात। दूसरी बात, इस देश में एक चुनाव एक देश नाम की कोई स्कीम कभी आज तक नहीं रही है, चाहे 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 हो। तो ये अपने दिमाग के जाले सब लोग साफ कर दें, ये पहली बार होने जा रहा है। तीसरी चीज, ये कोई प्रेस वक्तव्य नहीं है, इसके ऊपर एक कमेटी बनी थी जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जी उसको लीड कर रहे थे, और उन्होंने अपना एक प्रतिवेदन रखा जिसको कैबिनेट ने, भारत सरकार की कैबिनेट ने आज अडेप्ट किया है, पारित किया है। तो ये मजाक नहीं चल रहा है। तो इसलिए क्या है, देखिए, कांग्रेस को तो क्या हर चीज की मजाक करने की आदत पड़ गई है। तो मुझे लगता है कि उनको इससे बाज आना चाहिए, और देश को गुमराह करके अपनी राजनीति करना ये एक बहुत निम्न स्तर का प्रयास है, जिससे बचना चाहिए। तो अब देश आगे बढ़ चुका है, 32 दलों के समर्थन इस प्रस्ताव को ऑलरेडी मिल चुका है। अब तो निटी-ग्रिटी पे बात होगी, जो आपने बात कही है, ये कैसे होगा, किस प्रकार से इलेक्टोरल रोल बनेगा, किस प्रकार से एक ही दिन 2 बैलेट मशीन से होगा, 1 बैलेट से हो, किस प्रकार से चुनाव होंगे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। प्रिंसिपल हमने अडॉप्ट कर लिया है, अब प्रक्रिया पर चर्चा होगी। सभी दल, सभी विशेषज्ञ, पत्रकार और नागरिक इसमें आमंत्रित हैं, सभी अपने सुझाव देंगे, और उसके बाद अब प्रक्रिया का चयन होगा कि किस प्रकार हम इसको बिल्कुल हितेश जी बने रहिएगा, सत्य प्रकाश जी से भी हम जवाब ले लेते हैं। सत्य प्रकाश जी, बात आपने सुनी, हितेश जी ने क्या कुछ कहा, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, हितेश जी ये बात कर रहे हैं। देखिए हितेश जी, मैं भी बोल रहा हूँ कि पत्रकार वार्ता नहीं चल रही है, जनता को बताना और प्रतिष्ठित चैनल बताना है। संशोधन की बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं ये नीतिगत बनाएंगे, वो नीति अब बात करेंगे। संशोधन सबसे महत्वपूर्ण तो चीज वही है, पहला कदम आप उठाएंगे तभी जब संशोधन कर पाएंगे। बातें कही उसको स्वीकार करिए कि आपने गलत तथ्यों को रखा। कौन सी गलत बात कही मैंने, बता दीजिए। आपने ये बोला कि आपको ये नहीं पता है कि ये किस प्रकार से तेलुगु देशम पार्टी आपके साथ है, ये बताइए। तेलुगु देशम पार्टी ने क्या बोला है? कभी हुआ ही नहीं। तेलुगु देशम 1960 में आप देख लीजिए ना, उसके बाद बात कीजिएगा। नहीं करना चाहिए आप। अरे तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, हितेश जी सुन लीजिए पहले।
तेलुगु देशम पार्टी का क्या रुख है बता दीजिए। आपके सहयोगी दल है ना, आपको बताइए क्या बताया आप जेडीएस आपका आप सहयोगी दल सुनना ही उनका नहीं क्या रुख है चाहते। बताइए आप। नहीं मैं तो सुन रहा आपको हूँ, समझ में मगर नहीं मेरा सवाल आएगा, है वो आप तो बताइए अपना ना। रुख बता दीजिए क्या है, नहीं बाकी मैंने बता आप दिया। बताइए ना रितेश जी, मैं तो रुख रख रहा हूँ कि आप ही के सहयोगी छोड़िए दल का बात, क्या रुख आपको है यही स्पष्ट नहीं कर पता दीजिए। इस देश में पहली यही मैं बार बोल रहा देश की हूँ, कैबिनेट अनुच्छेद ने क्या है वन उसका नेशन बता वन दीजिए इलेक्शन आप। अडॉप्ट किया। लोकतंत्र का आपको जो आपको 1960 में आपको था। जो अनुच्छेद लेके कौन से आना पड़ेगा कानून में उसका था? क्या कर रहे 1960 में हैं, एक इसलिए देश बोल एक रहा हूँ, कानून। इसलिए कोई बोल रहा हूँ, बातें बता दीजिए करेंगे आप। आप और चर्चा नहीं करने इसलिए आ आप जाएंगे। नहीं संशोधन ऐसा थोड़ी करने ना के होता है। सत्यप्रकाश जी आपको भी बताइए। मौका दिया जाएगा। हितेश जी आपको मौका दिया जाएगा। सत्यप्रकाश जी पहले अपनी बात रखिएगा। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ ना, सबसे महत्वपूर्ण बात वही है ना, पहला कदम आप कब उठाएंगे जब आप संशोधन लेके आएंगे। तो आप ये सिर्फ ये बात क्यों कर रहे हैं कि आप सिर्फ नियमों की बातचीत होगी, संशोधन पहले लेके आना पड़ेगा ना, तब नियम बनेंगे। तो अब संशोधन हो गया, तो आएगा, संशोधन हो गया, हितेश जी संशोधन हो गया क्या? संसद में भी आएगा। जनप्रतिनिधि सदन के कार्यकाल संबंधी अनुच्छेद उसमें संशोधन हो गया क्या? विधानसभाओं के कार्यकाल संशोधन हो गया क्या? ये बताइए। सत्र में आएगा, वही आपको बोल रहा हूँ पता ना, नहीं कौन सा रोग तो लग वही गया। बोल अरे शीतकालीन भाई फिर वही बात शीतकालीन बोल रहे सत्र में हैं आएगा, आपने अभी कैबिनेट बात हो गई, बोला आप क्या चाहते कि हो? नियम पे कोई बात बातें होगी, करते हो, इसलिए मैं बोल रहा आपको हूँ। असल में क्या समझ में ही नहीं आ रहा हितेश बोलना जी क्या। आप नहीं आपको समझ नहीं आ रहा, आपने बोला कि हम नियमों पे नहीं, बात आप थोड़ी करेंगे, आज तो नियमों के कैबिनेट ठीक है में सत्यप्रकाश जी। ठीक है, हितेश जी ठीक है, आपकी आखिरी मैं तो प्रतिक्रिया। बात हितेश जी कीजिए। आपकी आखिरी प्रतिक्रिया जी। देखिए कैबिनेट में हो गया, अब शीतकालीन सत्र में उसको रखा जाएगा। पता नहीं क्या क्या बातें करना। 1960 में था, किसने कह दिया? आपने बोला कि किसके नियम आ गया? नियम बनाने 1960 में था। अरे कौन आप से लेके कानून के आइए ना, तहत उसके था? बाद खुद ही बात बता दो कीजिएगा। आप। आपके ऐसा थोड़ी चुनाव ना का होता है। आते देखिए आपको क्यों याद आ जाते हैं उटपटांग सब? चर्चाओं आप से देश प्रैक्टिकल नहीं रहिए। चलता है, लॉजिकल बात के ऊपर चलना चाहिए। फिर मैं निवेदन कर लूं, ये प्रस्ताव जो रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में कमेटी ने दिया था, उसको आज देश की कैबिनेट ने अडॉप्ट कर लिया है। शीतकालीन सत्र में इसकी प्रक्रिया पर चर्चा होगी। 32 दल इसके समर्थन में है। और बाकी तो देखिए राहुल गांधी के पीछे आप लोग घूमिए, आपको कुछ समझ है नहीं। बेतुकी बातें करने का ठीक है मुझे नहीं लगता ठीक है, इतने सीरियस तमाम विषय में जानकारी के कोई लिए चर्चा के लिए जगह हितेश जी है। धन्यवाद आपको नहीं आपका। है, आपको सत्यप्रकाश जी समझाइए। आपका भी बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो राजनीतिक बहसबाजी है, जो राजनीतिक जो गलियारे हैं, इसको लेकर अब जो राजनीति है वो शुरू इसमें जरूर होती हुई दिखाई देगी।